हेलो पीपल, वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत टाइम से आप सभी कह रहे थे शंकर आईएएस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, सो हियर आई एम विद द न्यू वीडियो। बट बिफोर आई बिगिन द मेन कंटेंट, देयर आर अ फ्यू थिंग्स विच नीड्स टू बी सेड, सो जस्ट रिमेंबर दीज फ्यू लाइन्स और यू कैन से दी आप बता सकते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग है। तो ऑल्दो वी आर स्टार्टिंग विथ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बाय शंकर आईएएस, ठीक है, शंकर आईएएस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। द बुक विच आई हैव, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप अपने बुक से उसको नोट करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। शंकर आईएएस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, दिस इज द रिवाइज्ड एडिशन दे आर राइटिंग, बट विच वन इज नॉट रिटन हियर। ये जो मेरे पास लेटेस्ट है वो है 4th रिवाइज्ड एडिशन, रीप्रिंट मई 2016 का 4th रिवाइज्ड एडिशन इट इज़। ओके, सो दिस इज 4th रिवाइज्ड एडिशन। तो अब अगर आप अपने कंटेंट से उसको मैच करते हैं तो आप उसी अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। उसके अलावा द सेशन इज गोइंग टू बी बाइलिंगुअल, जैसे बाकी सेशंस होते आए हैं, इंग्लिश एंड हिंदी में। So if you're comfortable in both the languages, I think it will be more useful to you. The notes will be in English and the explanations in both the languages. Apart from that, do not forget to check the description box of this video. उसमें क्या होगा, आपको जितने भी links अभी तक जितने भी playlists create हुए हैं for all the courses, वो सारे available होंगे. And thank you so much for the last night's live classes पे जो response आया था. I was really overwhelmed to see that. पॉलिटी आप लोगों ने वोट करा था लक्ष्मीकांत पे सीरीज स्टार्ट करने के लिए एंड शंकर आईएएस पे। सो बोथ द कोर्सेज फ्रॉम माय साइड आर हियर नाउ। धीरे धीरे हम प्रोसीड करेंगे जितना ज़्यादा हो पाए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आपको फिर अगर नोटिफिकेशंस चाहिए, इफ यू नीड टू चेक देम आउट, सो यू विल हैव टू सब्सक्राइब सो दैट यू आर नोटिफाइड अबाउट द सेम। आपको अगर मेरे फोटो के बगल में यू विल बी सीइंग द आइकन विच इज प्रिंटेड ऑन माई टी शर्ट हियर, सो इफ यू जस्ट क्लिक दैट आइकॉन, यू विल बी एबल टू सब्सक्राइब टू द चैनल डायरेक्टली। एंड अगर आपको ये वीडियोस आपके स्टडीज़ में हेल्पफुल लग रहे हैं, आपको काम आ रहे हैं, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एज वेल। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। बाकी आपको कोई भी मुझसे कांटेक्ट करना हो, या तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या तो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यू कैन फॉलो मी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अनअकैडमी एज वेल एज टेलीग्राम। इतने ऑप्शन अभी हैं, ठीक है, खुले हुए। और सबका लिंक जो है वो चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर में अबाउट लिखा होता है चैनल, जब आप खोलते हैं तो वहाँ पे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ आपको लिंक्स मिलेंगे, यू कैन जस्ट फॉलो देम। ओके, सो विल स्टार्ट विद शंकर आईएएस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। आई विल बी रीडिंग द चैप्टर ऑल्सो एंड मेकिंग नोट्स हियर इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको वो भी समझ आएगा कि हमें नोट मेकिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो उसके बाद कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन डू। अभी बहुत लंबा चैप्टर है, तो जितना ज़्यादा हो सकेगा आई विल बी कवरिंग, सो आई ट्राई नॉट टू वेस्ट एनी मोर टाइम एंड वी विल स्टार्ट। व्हाट वी आर स्टार्टिंग विथ इज चैप्टर नंबर 1 विच सेज इकोलॉजी। तो कुछ भी समझने से पहले हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो रखनी पड़ेगी। सो चैप्टर 1 इकोलॉजी। ओके, so in the first paragraph they have just given you an introduction. I quickly go through that, और जो भी उसमें से relevant होगा I'll be writing here. अगर आपके पास आपका नोटबुक है साथ में और बुक है तो उसको साइड में स्क्रिबल करते रहिए या नोट साथ साथ बनाते रहिए, it will be very helpful. I'll be going at least at that pace जहाँ पे आप easily notes बना सकते हैं. So the introductory paragraph says like this: ecology is a scientific study of the reciprocal relationship between organisms, including microbes, plants, animals, man, with their environment. तो ये इकोलॉजी का क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है, जो जरूरी होगा, आई विल बी राइटिंग ऑल्सो, डोंट वरी। साइंटिफिक स्टडी है और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, ठीक है, किसके बीच में, ऑर्गेनिजम्स के बीच में और उनके एनवायरनमेंट के बीच में। ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी, ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ भी जो रिलेशनशिप है, उसको जब हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी. It deals with the ways in which organisms are molded by their environment, how they make use of environmental resources, including energy flow and mineral cycling. तो organisms जो हैं अपने environment के साथ किस तरह से attract होते हैं, उसमें कैसे ढल जाते हैं, वो अपने resources को कैसे use करते हैं, ये सारी चीज़ें ecology में हम पढ़ते हैं. The term ecology was coined only as late as 1868. तो ये कुछ factual details है जो हम लिख सकते हैं, ठीक है. टर्म कब कॉइन हुआ था, 1868. इट हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. तो फिर हम लिख सकते हैं
अब डिराइव्ड वगैरह लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको खुद समझ आ जाना चाहिए कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या, इतना तो रहना चाहिए ना। 2 ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, वो 2 ग्रीक वर्ड्स क्या है? सबसे पहले इट इज़ ओइकोस एंड सेकेंडली इट इज़ लोगोस। नोट मेकिंग स्टार्ट करते भी जाइएगा और सीखते भी जाइएगा। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल। मतलब बात नहीं हो सकती है डुअल वे में, बट देन अगेन इफ यू आर इंडल्ज्ड विथ योर कंटेंट, आपके सामने आपका PDF या किताब होनी ही चाहिए। ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस मतलब होम और प्लेस टू लिव इन, ठीक है, तो होम और प्लेस टू लिव इन। एंड इफ इट इज अबाउट लोगोस, इसका मतलब है लिटरली इसका मतलब है स्टडी। एंड देन लिटरली जो है इस वर्ड का मतलब निकल के आता है बिकॉज ऑफ दीज टू, ये ओइकोस और लोगोस की वजह से जो लिटरल मीनिंग निकल के आता है टर्म इकोलॉजी का, दैट इज स्टडी ऑफ द होम ऑफ नेचर। सो आई थिंक आई विल बी राइटिंग इट हियर ओनली, स्टडी ऑफ द होम ऑफ नेचर। Okay. Ecology. Then the next paragraph says ecology is defined as a scientific study of the relationship of the living organisms with each other and with their environment. तो जब मैंने बोला उसमें कुछ keywords हैं, तो ecology की जो definition है उसके keywords ही हम लिखेंगे, हम उसमें ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो definition में क्या काउंट होता है कि सबसे पहले तो ये scientific study है, पूरा statement नहीं लिखना है, scientific study है। उसके अलावा क्या है, ये रिलेशनशिप की बात करता है, ठीक है, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप, वो ऑफ एंड द वो अंडरस्टूड होना चाहिए। अब ये रिलेशनशिप किसके किसके बीच में होगा? दैट विल बी बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स विथ ऑर्गेनिज्म। पूरा नहीं लिख पा रही हूँ स्क्रीन की वजह से, तो अंडरस्टैंड दैट, एंड ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरमेंट, ठीक है। ये जो डबल रिलेशनशिप होगा, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होगा। Now it says the another first major heading says history of ecology. So I'll quickly read that. जो भी important होगा I'll be writing here. The roots of ecology lie in natural history, which is as old as human civilization itself. तो इकोलॉजी का बिल्कुल बेस में हम जाएं, रूट में जाएं, तो वो नेचुरल हिस्ट्री की बात करता है, बहुत पुराने सिविलाइजेशंस की बात होती है। Since early history, man has indulged in ecology in a practical sort of way. कैसे पुराने समय से जो हैं ह्यूमन बींग्स जो हैं उन्होंने इकोलॉजी से खुद को रिलेट किया, knowingly भी किया और unknowingly भी किया। In primitive societies, every individual was required to have an intimate knowledge of his environment for their survival. तो पुराने ज़माने में हर ऑर्गेनिज्म को ये जानना और समझना ज़रूरी था कि अपने सर्वाइवल के लिए इकोलॉजी की जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो हम ऐसा नहीं कि वो एक डिसिप्लिन की तरह पढ़ाई करते थे, बट इट वॉज जस्ट द रिक्वायरमेंट यू कैन से। एंड उनको अपने सर्वाइवल के लिए जानना ज़रूरी था। That is about the forces of nature and of plants and animals around him or her. क्योंकि आपको पता है कि early days में people in the primitive society it was all about early man, right? उस समय का जो टाइम था, उस टाइम पे as such तो established civilization नहीं थी, well settled लोग नहीं थे, तो वो कहाँ रहते थे? Forest dwellers थे, ठीक है, hunting gathering उनका mode of subsistence था। तो जब वो उनके आसपास सिर्फ उनको प्लांट्स, एनिमल्स, फोर्सेस ऑफ नेचर ही दिखेगा, मतलब वाटर, सन एट्सेट्रा, सो दे ऑफ कोर्स वुड हैव टू रिलेट टू दैट। उनके दुनिया में और कुछ नहीं था एक्सेप्ट ऑल दी अदर ह्यूमन बींग्स जो अभी के जैसे सिविलाइज्ड नहीं थे, उनके दुनिया में नेचर के अलावा और कुछ भी नहीं था। सो देयरफॉर दे हैड टू रिलेट टू देम एनीवेज फॉर देयर सर्वाइवल। आवर एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स हैव रेफरेंसेस टू इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है। The classical text of the Vedic period, such as Vedas, Samhitas, the Brahmanas, and the Aranyakas, Upanishads, contain many references to ecological concept. तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोलॉजी को हम सिर्फ जो कि which were telling that okay it is a scientific study, but that is not just related to any science stuff only, that has some historical significance also. पुराने जो ये सब बुक्स जो इन्होंने बात करी है, ये जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं आपके वेदास, संहितास, आरण्यकास, उपनिषद्स एट्सेट्रा, उसमें भी उनके बारे में मेंशन किया गया है। द इंडियन ट्रीटीज ऑन मेडिसिन, दैट इज चरक संहिता, एंड द सर्जिकल टेक्स्ट सुश्रुत संहिता show that people during this period had a good understanding of plant and animal ecology. इसमें ऐसा नोट बनाने वाला एक्चुअली इस पूरे पैराग्राफ में कुछ है नहीं, लेकिन देयर इज सम, बिकॉज देयर इज सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वो इकोलॉजी में नहीं तो हो सकता है कभी हिस्ट्री में काम आ जाए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में या आर्ट एंड कल्चर में। सो देयरफॉर आई विल बी राइटिंग इट हियर ओनली, ठीक है।
सो दैट इज सिर्फ आपको वो टेक्स्ट के नाम याद रखने हैं, MCQs में दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. दैट इज चरक संहिता जो है वो किस पर बेस्ड बुक थी. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं ना, बिल्कुल आ सकते हैं. सो मेडिसिन्स, इस पूरे से हम थोड़ा इकोलॉजी से अलग करके हिस्ट्री का भी नोट्स, मतलब जो जो काम कर रहा है अल्टीमेटली तो एग्जाम ही क्लियर करना है ना. सुश्रुत संहिता ये किसके बारे में है, सर्जरी के बारे में है. तो ये छोटा सा एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आप रखेंगे, याद रखेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू. ओके, दीज टेक्स्ट कंटेन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट. एनिमल्स के हैबिट के नेचर और उनके हैबिटेट, रहने की जगह के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया गया. लैंड इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स टिपिकल टू वेरियस लोकेलिटीज. चरक संहिता contains information that air, land, water and seasons were indispensable for life. तो इस चरक संहिता जो बुक है से ये पता चलता है कि इन्होंने ये इम्फेसिस करा है कि हवा है, लैंड है, पानी है या सीजन्स है, मौसम है, तो वो कितने ज़रूरी हैं जीवन के लिए. सो दैट मीन्स पीपल डिड रिलेट टू इकोलॉजी, एनवायरमेंट सराउंडिंग, राइट, एंड दैट पोल्यूटेड एयर एंड वाटर वर इंजूरियस टू हेल्थ. तो ये सारी चीज़ें ये टेक्स्ट में लिखी हुई हैं. सो देयरफॉर इट बिकम्स very convenient or you can say very easy to infer कि हाँ इन टेक्स्ट से पता चलता है. Moving on to, I hope आपने इतना लिख लिया होगा, मैंने स्क्रीन पे काफ़ी वक्त के लिए छोड़ा है. I hope आपको थोड़ी क्लासरूम स्टडी की फील आ रही होगी और मैंने बहुत ट्राई करा कि क्या ऐसा तरीका हो जिससे आप और इंटरेक्टिव करें, बट देन फाइन, आई थिंक इट विल वर्क. सेकेंड इज अबाउट एनवायरमेंट. तो इसमें से हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी. वो फर्स्ट वाला सेक्शन से नोट मेकिंग वी कैन जस्ट स्किप. एनवायरमेंट, everything that surrounds or affects an organism during its lifetime is collectively known as an environment. ये तो हमें पता ही है. सारी वो चीज़ें जो हमें सराउंड करती हैं पूरे लाइफ टाइम में इंसान के, वो उसकी इन्वायरमेंट कहलाती है. इट कंप्राइजेज बोथ लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, तो नीचे उन्होंने उसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है, बट बिफोर दैट अ स्मॉल पैराग्राफ. ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वायरस टू मैन आर obligatorily dependent on the environment for food, energy, water, oxygen, shelter and for other needs. Done. The environment is defined as the sum total of living, non-living components, influences and events surrounding an organism. So everything that surrounds. ठीक है, उसको हम बहुत शॉर्ट करते हुए लिखेंगे क्योंकि एज सच आपसे कोई पूछेगा तो नहीं यूपीएससी के एग्जाम में कि डिफाइन एनवायरनमेंट, लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ स्टैटिक मतलब आंसर कर रहे हैं, यू नो, इन योर मेंस पेपर और टेस्ट कुछ भी, तो there you can just write a brief introduction. So everything surrounding man or human, you can say everything surrounding human. Okay, now the parts. So we know the two parts or the components, biotic and non-living तो वो हो जाएगा abiotic. ठीक है, and these are the components. तो बायोटिक के बगल में आप लिख लेंगे लिविंग, अबायोटिक इज नॉन लिविंग. नाउ यू हैव गॉट द डेफिनेशन ऑल्सो. अपने लैंग्वेज में फ्रेम करना तो आना चाहिए. कॉन्सेप्ट ऑफ सब हेडिंग सेज कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट. द रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट आर हाईली कॉम्प्लेक्स दैट वी अंडरस्टैंड. नो ऑर्गेनिज्म कैन लिव अलोन विदाउट इंटरैक्टिंग विद अदर ऑर्गेनिजम्स. आपका खुद का इंडिपेंडेंट सर्वाइवल नहीं है, देयर हैज टू बी इंटरैक्शन. So each organism has other organism as a part of its environment. That is of course very much obvious. Each and everything with which we interact or which we need for our sustenance forms our environment. कोई भी वो चीज़ जो हमारे survival के लिए, sustenance के लिए ज़रूरी है और जिससे हम interact करते हैं, हर वो चीज़ हमारी environment कहलाएगी. Anything which is surrounding us, which is needed for life and existence, survival and existence. The environment is not static. This you have to remember. Both biotic and abiotic factors are in a flux and keeps changing continuously. So उतना अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो बस एक पॉइंट छोटा सा लिख लेते हैं ताकि कभी गलती से MCQ में ऐसा कुछ आ जाए तो दैट वी कैन रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट स्टैटिक. ठीक है, एंड दे आर इन फ्लक्स. कंटिन्यूस चेंजेस होते रहते हैं. फाइन इनफ. ओके, then again they have given a small table, components of environment, biotic and abiotic. Biotic में you have like green plants, non-green plants, decomposers, parasites, symbionts, animals and man. Abiotic, energy, radiation, temperature and heat flow, water, atmospheric gases and wind, fire, gravity, topography, soil, geologic substratum. ठीक है, ये इसमें लिखने का कुछ नहीं था इसलिए मैंने पढ़ा.
do you know section. We are not skipping a single word and line from the book. Yes, it will take time as per the shortcut notes which you receive or the shortcut videos that you get in the market or the online. यहाँ पर नहीं होगा वो. Diesel engine exhaust fumes can cause cancer in humans and it belongs to the same potentially deadly category as asbestos, arsenic and mustard gas. World Health Organization जून 2012 का वो एक स्टेटमेंट है, मतलब उन्होंने बताया कि किस वजह से कैंसर के डीजल इंजन से भी होते हैं. दैट वाज जस्ट फॉर योर नॉलेज. इट्स ओके इफ यू डू नॉट राइट दैट, रीड दैट. फॉर इंस्टेंस, लेट्स take the environment of a fish in the pond. ठीक है, I guess I have not skipped a page. Yeah. So like earlier it said that environment as such is not static. और ये जो इनके components है biotic या abiotic, they are in flux. यहाँ पे अगर हम ऐसे करके components भी लिख लें तो I think it would be convenient. अब हम एक example लेंगे. एक fish की जो pond में है, ठीक है, तालाब में एक मछली. External environment of fish. So what could be the probable external environment for that fish? Because we have already told that anything which surrounds, anything which surrounds us. And us में फिर अगर हम उस animal के reference से बात कर रहे हैं, so anything which surrounds fish would be the environment. So the fish will have internal and external environment. For example, external environment of fish. Its environment consists of abiotic components. जैसे external में क्या हो जाएगा, abiotic, जो non living components है, जैसे light, temperature, including the water in which the nutrients, oxygen, other gases and organic matter are dissolved. तो वो water, वो हवा, वो light, वो temperature, वो सारा fish का external environment होगा. और बायोटिक एनवायरनमेंट में क्या होगा, मतलब जो लिविंग पोर्शन में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्लैंक्टन्स. ठीक है, वो आपको पता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो, नहीं भी पढ़ा है आपने तो कोई बात नहीं है, दैट विल बी डूइंग. सो प्लैंक्टन्स जो है, क्योंकि उनके आसपास जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होंगे फिश के, वाटर बॉडी में सिर्फ फिश तो नहीं रहेगी ना, सो वो उसके बायोटिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में काउंट होगा. बायोटिक क्योंकि लिविंग है, एक्सटर्नल क्योंकि ऑफकोर्स एक्सटर्नल है. एज वेल एज एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डीकम्पोजर्स. तो यहाँ से हमें अगेन जो ऐसे ना ग्रीन में मैं करके लिख दूंगी, वो एज सच मतलब अभी टॉपिक के साथ थोड़ा नहीं जा रहा है, बट स्टिल दैट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर. जैसे यहाँ इन्होंने टर्म यूज किया प्लैंक्टन्स, ठीक है, तो इसका मतलब याद रखना जरूरी है. ऑल्दो इनका रेफरेंस वाज समथिंग एल्स, दैट दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ फिश, बट स्टिल प्लैंक्टन्स तो वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. तो ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस में मैं आपको जैसे बता रही हूँ ना, ये फैक्चुअल डिटेल्स ये याद रखना. ये हो गया, ये हो गया. दीज विल बी वेरी मच यूजफुल टू यू फॉर श्योर. इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या होगा, इट इज इनक्लोज्ड बाय द आउटर बॉडी सर्फेस. द इंटरनल एनवायरनमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि बाहर जैसे हवा है, गर्मी है, पानी है, न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो उन चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी. हाउएवर इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली कॉन्स्टेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट भी हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू द बॉडी स्ट्रक्चर. क्यों, इंजरी हो सकती है, इलनेस हो सकता है, एक्सेसिव स्ट्रेस हो सकता है, एंड दैट कैन हैपन दैट कैन upset the internal environment. For example, if a marine fish is transferred to a fresh water environment, it will not be able to survive. एक मरीन जो इन्वायरमेंट में मछली रह रही है और उसको आप फ्रेश वाटर में, वो मरीन का अलग मतलब क्वालिटी होगा वाटर का, ठीक है, कंपोनेंट्स अलग होंगे. फ्रेश वाटर सिस्टम में कंपोनेंट्स अलग होंगे, तो वो फिश विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. सो देयरफॉर इफ थिंग्स चेंज, it would be difficult for that organisms to exist, right? Another major heading says levels of organizations in ecology. So we are starting with that. Okay, it says something like this. That is 1.3 in my book. I don't know which edition you have, so if they have done some modification, but more or less जो है उससे cover हो जाएगा. Levels of organizations in ecology. The main levels of organisms of ecology are 6 and are as follows. So they are discussing the 6 ones. आप इसको अगर आपने बायोलॉजी की NCERT भी पढ़ी होगी तो वहाँ पे भी उन्होंने इसके बारे में थोड़ा बहुत मेंशन करा हुआ है. So we'll quickly see. So they start with individual, ठीक है, individual, and then एक बार हम सारा वो लेवल देख लेते हैं जो उन्होंने कैसे करके दिया हुआ है. So individual, then you have population, then you have community, then you have ecosystem,
where have they given the another one, then is the biome, फिर इसके अंदर they have given a greater detail, and then last comes the biosphere. So these are the 6 level of organizations in ecology that we'll be covering. So therefore we start with individual first of all. Starting में कुछ छोटे छोटे हैं, and then they have given greater detail about it. Green, I'll avoid using green so that green को हम सिर्फ उस बॉक्स के लिए रखेंगे. थोड़ा सा इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं. Organism is an individual living being that has the ability to act or function independently. ये आपको पता ही है. Organism जो है वो एक independent being है, individual being है. उसकी identity जहाँ पे exist कर रही है, मतलब जो हम consider कर रहे हैं, that is individual, और वो independently भी act कर सकता है, that has the ability. It may be plant, और वो जब हम organism बोल रहे हैं, this individual, यहाँ पर जो हम organism की बात करेंगे, this organism can be either plant, animal, bacterium, fungi, etc. ठीक है, and they have the ability to live independently or function basically, act, not live, वो तो environment चाहिए, but act independently. It is a body made up of organs, organelles or other parts that work together to carry out on the various processes of life. तो यहाँ पे ये सारे चीज़ें जो इन्वॉल्व है इस इंडिविजुअल के लिए, यहाँ पे एक और टर्म जो आपको याद रखना आई गेस ज़रूरी हो जाएगा, एंड दैट वुड बी इंडिपेंडेंट. उसके अलावा ये कॉम्प्रोमाइज मतलब कंसिस्ट क्या क्या चीज़ का है, तो वो आप याद कर सकते हैं. ऑर्गन्स, ऑर्गेनल्स, ठीक है, एटसेट्रा, विच वर्क टुगेदर. ये हो गया एक इंडिविजुअल की बात. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज और लेवल विच इज पॉपुलेशन. सो वी मूव ऑन टू सी अबाउट पॉपुलेशन. इंडिविजुअल जैसे आपने उसको इंडिपेंडेंटली देखा, पॉपुलेशन में क्या होगा, इट विल बी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि जब हमने इंडिविजुअल बोला, सो बेसिकली येस वी डिड टॉक अबाउट ऑर्गेनिज्म ओनली. ठीक है, ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी जो एक इंडिविजुअल की तरह एग्जिस्ट कर रही है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट पॉपुलेशन, सो हियर इट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो अगेन दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर. वहां पे वो सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म था, पॉपुलेशन में दैट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूजुअली ऑफ द सेम स्पीशीज. ठीक है, so usually same species occupying a defined area during a specific time. So I'm just writing the keyword so that if you have to frame a definition of your own one-liner, you can do that. So group of organisms which are usually of the same species which occupy a defined area during a specific time. तो इसको अगर आपने 2 बार भी पढ़ लिया होगा ना, और अगर आपके पास ये 4 पॉइंटर्स छोटे छोटे होंगे, यू विल बी वेरी like it would be very easy for you to define or write that statement. So there is another definition, population growth rate. Now population growth rate is the percentage variation between the number of individuals in a population at 2 different times. Therefore the population growth rate can be positive or negative. So we come across another term which is population growth rate. ओके, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ये है परसेंटेज वेरिएशन बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. सो अगेन विल ट्राई टू राइट ओनली द इंपॉर्टेंट वर्ड्स. परसेंटेज वेरिएशन, भले वर्ड्स को हम ऐसे तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं, छोटे छोटे लिए लिख रहे हैं, इट हेल्प्स अस टू रिटेन थिंग्स बेटर. इंडिविजुअल्स in a population at 2 different times. So what this is saying, 2 अलग अलग टाइम पे अगर हम पॉपुलेशन में ये देखते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में जो परसेंटेज है वो कैसे वेरी कर रहा है. हमने एक टाइम पे क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल है. जब बहुत सारे इंडिविजुअल या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ग्रुप हैं, तो दैट इज पॉपुलेशन. पर उस पॉपुलेशन का जो कंपोनेंट है वो तो इंडिविजुअल ही होगा ना. जब वो इकट्ठा हो जाएंगे तो पॉपुलेशन बन जाएगा. नाउ अमंग दोज इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, यू कैन से
एक टाइम पे उनका क्या परसेंटेज है, दूसरे टाइम पे उनका क्या परसेंटेज है, व्हेन वी सी दैट वेरिएशन दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. Now what can probably happen, like if you just consider normal, जब हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो यूजुअली व्हाट कुड बी द केस, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज, कांस्टेंट तो बहुत ही, वो तो एक रेयर बस समझाने के लिए होता है. सो हियर व्हाट कैन हैपन, ईदर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोलेंगे तो अगर हमने बोला कि ईदर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, एंड देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच मेक पॉपुलेशन ग्रो, ठीक है. और यू कैन से पॉजिटिव है मतलब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, और फैक्टर्स क्या क्या कर सकते हैं इसमें, बर्थ, इमाइग्रेशन, ये फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है. और ग्रो करेगी, फिर वो रेट पॉजिटिव की बात हो रही है, नेगेटिव विल बी डिक्रीज. इसमें क्या क्या फैक्टर्स वर्क कर सकते हैं, डेथ और इमिग्रेशन. देखिए क्या है, जब बर्थ हो रहा है, ठीक है, जब बर्थ हो रहा है, नया जन्म हो रहा है तो पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है. इमाइग्रेशन, बाहर से लोग आ रहे हैं तो पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है. अगर डेथ हो रहा है तो पॉपुलेशन घटेगी ऑफ कोर्स. इमिग्रेशन, यहां से लोग बाहर जा रहे हैं तो भी पॉपुलेशन घटेगी, सो देयरफॉर दैट डिक्रीज. ओके, द मेन लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन आर अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. तो ये एक पॉइंटर है जो समझना जरूरी है, एंड यू एक्चुअली दे कैन आस्क यू इन योर प्रीलिम्स कि ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन के लिए, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, अभी देखो अगर हम ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन लिखते तो 4 वर्ड लिखने पड़ते हैं ना, पॉपुलेशन ग्रोथ ही लिख लेते हैं, ऐसे आप शॉर्टन करते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जो मेन लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, जो मेन लिमिटिंग जिनके वजह से लिमिट हो जाता है, वो क्या क्या हैं, आपके अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स येट अगेन, ठीक है. तो ये हैं आपके कंपोनेंट्स. पॉपुलेशन डेंसिटी, देन अगेन दे हैव गिवन यू अ टर्म, जैसे हमने यहाँ पे ग्रोथ रेट पढ़ा उसी टाइप से इन्होंने यहाँ पे एक दूसरा टर्म जो है वो दिया हुआ है, एंड दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी. ये हर सब सेक्शन के अंडर का है, पॉपुलेशन डेंसिटी. ओके, इट इज द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड द एरिया दे ऑक्यूपाई. सो सबसे पहले ये क्या है, ये है एक रिलेशन, किसके किसके बीच में है, बिटवीन इंडिविजुअल्स नंबर, वैसे यहाँ पे ये बहुत बड़ा हो जाएगा, सो इट्स ओके, बिटवीन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑफ कोर्स किसके, पॉपुलेशन के, एंड एरिया ऑक्यूपाइड. तो कितने लोग हैं उस पॉपुलेशन में, कितने इंडिविजुअल्स हैं या कितने ऑर्गेनिजम्स हैं उस पॉपुलेशन में, और वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसमें जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी. अब पर यूनिट एरिया में जितने ज़्यादा लोग होंगे या जितने कम लोग होंगे, उसी हिसाब से वी कैन से अबाउट द डेंसिटी की हाई है कि लो है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट, और यू कैन से यू नो दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो हमने इंडिविजुअल कर लिया है, हमने पॉपुलेशन कर लिया, नाउ कम्स इज द कम्युनिटी. लेट्स स्टार्ट विथ कम्युनिटी. आई होप आपको समझ आ रहा हो, मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रही हूँ कि बुक आपको लाइन बाय लाइन कवर भी हो जाए, शॉर्टकट नोट्स भी नहीं मिले, हैबिट भी बन जाए कि 7 लेक्चर के नोट्स कैसे बनाते हैं. आई होप यू नो लाइक ये एफर्ट शायद आपको सही लगे. Community. If we look around ourselves, we'll notice that population of plants and animals seldom occur by themselves. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो पॉपुलेशन होता है वो यूजुअली खुद क्या हो जाता है, एक बढ़ जाता है, मतलब वो ग्रो करने लगता है. द रीजन फॉर दिस इज क्वाइट ऑब्वियस. In order to survive, individuals of any one species depend on individuals of different species with which they actively interact in several ways. क्यों कम्युनिटी बनती है, या क्यों जो मतलब एक जैसे कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उनको दूसरे ग्रुप पे ऑफ कोर्स किसी ना किसी चीज के लिए डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा. एंड द अदर ग्रुप डजंट ओनली मीन कि हम सिर्फ ह्यूमंस की एज सच बात कर रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स के ऊपर ह्यूमंस डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स वगैरह को आप ले लीजिए. सो समहाउ बिकॉज दे विल हैव टू हैव सर्टेन इंटरैक्शंस, दे विल हैव टू हैव सर्टेन रिलेशन फॉर द डिपेंडेंस. सो देयरफॉर यू नो दैट काइंड ऑफ सिस्टम डज एग्जिस्ट, और इट हैपेंस in a very different way, like several ways it happens, because active interaction hota hai. For example, like I just said, animals require plants for food and trees for shelter. Very obvious. So animals are dependent on plant or trees.
Plants are also dependent on animals because they require animals for pollination, seed dispersal, एक जगह से seed दूसरी जगह ले जाने के लिए, and soil microorganism, उसको fertilize करने के लिए, to facilitate nutrient supply. तो plant और animal के बीच में mutual interaction है. Communities in most instances are named after the dominant plant form species. तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी होगी जब हम communities की बात करते हैं, because ये एक stage है. So in most of the cases they are named after the dominant plant form. उस community में अब जैसे individual है, उनका group बना, population हुआ, फिर अलग अलग टाइप के पॉपुलेशन ग्रुप, प्लांट्स का अलग, एनिमल्स का अलग, इंसेक्ट्स का अलग, ह्यूमंस, उस हिसाब से अगर आप सोचें तो उनकी एक कम्युनिटी बनेगी. ठीक है, जब वो अलग अलग ग्रुप कंबाइन होंगे तो इस कम्युनिटी में, जैसे अगर हम यहाँ पर अगर प्लांट की बात कर रहे हैं तो नाम कैसे रखा जाएगा? द डोमिनेंट, नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म विच इज कॉल्ड एज स्पीशीज. तो लिख लेते हैं वैसे ये चीज़, ये इसका ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ दैट. So named after the dominant plant form, और आप उसको बोल सकते हैं species भी. For example, a grassland community is dominated by grasses. उसको grassland community का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा grasses हैं. Though it may contain herbs also, shrubs also, trees also, लेकिन सबसे ज़्यादा grasses हैं इसीलिए. Alongside, along with associated animals of different species also. लेकिन dominant जो है grass है तो नाम वैसे रखा गया. A community is not fixed or rigid. Communities may be large or small. So these two aspects again prelims के लिए important हो जाता है. MCQ में सुनने में बहुत हल्का लगेगा अरे ये सब तो मुझे पता ही है, ये कोई लिखने वाली है, याद करने वाली चीज़ है. लेकिन जब वो इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट पूछते हैं ना, तो यही सारी चीज़ें हमें नहीं समझ आती उस टाइम पे. हमारा दिमाग इतना काम नहीं करता, हम इतना रिलेट नहीं कर पाते. So they are not fixed or rigid, ये याद रखना है. And secondly, may be large or small, ये याद रखना है. ठीक है. Do you know? छोटा सा है, I'll just read it out. The skies over North India are seasonally filled with a thick soup of aerosol particles all along the southern edge of the Himalayas, Bangladesh and the Bay of Bengal. ये नासा की एक research finding है. Moving on to the types of community. On the basis of size and degree of relative independence, communities may be divided into two types. अगर हम इनके types की बात करते हैं तो two types की हम बात कर रहे हैं. अब ये basis क्या है इन two types का? Basis of size and degree of relative independence. एक दूसरे पे ये किस तरह से जो इंडिपेंडेंट हैं, सॉरी डिपेंडेंट तो बात की बात होती है, ये रिलेटिवली खुद में कितने इंडिपेंडेंट हैं उसके साइज और डिग्री के हिसाब से इंडिपेंडेंस. दो तरह की कम्युनिटी की हम बात करेंगे, मेजर एंड माइनर. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वगैरह विल ट्राई सीइंग दैट. मेजर, ओके, सो दीज आर लार्ज साइज्ड. वैसे भी नाम से ही पता चल रहा है तो याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैरेक्टरिस्टिक फीचर विल राइट. सो लार्ज साइज्ड, well organized and relatively independent. बड़े साइज के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बहुत अच्छे से होते हैं, और रिलेटिवली कंपैरेटिवली जो आप बोलते हैं तो वो थोड़े इंडिपेंडेंट होते हैं. दे डिपेंड ओनली ऑन द सन्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि वो ज़रूरी तो मतलब है सन एनर्जी, सन की एनर्जी पे डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा. सो डिपेंडेंट on sun's energy from outside and are independent of the inputs and outputs from adjacent communities. आस पड़ोस की जो कम्युनिटी से जो उनको जो भी इनपुट या आउटपुट हो रहे उससे वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. तो जो मेजरली जो डिपेंडेंस होता है वो सिर्फ सन की एनर्जी से ही होता है. अगर आप माइनर कम्युनिटीज़ की बात करेंगे, सो दीज आर डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज़. तो यही फ़र्क हो जाता है. इनको मेजर वालों को आसपास की कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट माइनर के केस में, आई राइट हियर फॉर क्लैरिटी, माइनर के केस में डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज. ठीक है, और आप उनको क्या भी बोल सकते हैं, आप सोसाइटीज भी बोल सकते हैं.
ये जो नेबरिंग कम्युनिटीज़ हो गई उनको हम सोसाइटीज़ भी बोल सकते हैं. ओके, they are secondary aggregations within a minor community and are not therefore completely independent units as far as energy and nutrient dynamics are concerned. Example, a mat of lichen on a cow dung pad. So the thing here is कि there is no complete independence in the context of minor community. So they are more or less, you know, even if you talk about energy or nutrient, yes, they are more or less dependent. यहाँ पे जैसे they are just dependent on sun's energy, but here they minor के case में yes they are dependent even for energy etc. on some other communities. Structure of a community. In a community, the number of species and size of their population vary greatly. So ये हमने समझ ही लिया. अगर हम उसके structure यहाँ से ही लिखते हैं. So अगर हम structure of community की बात करते हैं तो हमें पता है कि variations होंगे. वो variations किस चीज़ में होंगे? That will be in number of species and size. Number of species, size में क्या होगा? Variation होगा. A community may have one or several species. वो तो हमने समझ ही लिया. The environmental factors determine the characteristics of the community as well as the pattern of organization of the members in the community. तो अगर हम structure में अगर हम उसके इस community के characteristics की बात करते हैं तो वो कौन determine करता है? Characteristics. They are determined by environmental factors. Okay, as well as the pattern of organization of the members in a community. तो characteristic plus pattern of organization of members. एक community है उसमें members होंगे, उन members के जो organization होगा वो जिस तरह से organize होंगे उसका कुछ pattern होगा, एक वो चीज़ और उस community की जो characteristics होगी, जो features होंगे, ये सारी चीज़ें कौन डिटरमाइन करता है? डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंट के जो अलग अलग फैक्टर्स हैं. द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ द कम्युनिटी इज टर्म्ड एज स्ट्रक्चर. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है इस कम्युनिटी का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बोलते हैं. इसलिए हमने स्ट्रक्चर की बात की थी. स्ट्रक्चर विल बी दी कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न. प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई एम नॉट ट्राइंग टू लीव एनीथिंग. आप अगर इसमें भी मतलब किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो आई डोंट रियली नो हाउ टू हेल्प यू आउट. So structure will be basically the characteristic pattern of the community which is reflected in the roles played by various population, their range, the type of area they inhabit, the diversity of species in the community and the spectrum of interactions between them. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे ये characteristic depend करता है. ठीक है, उनके रोल में, उनके रेंज में, किस तरह के एरिया में रहते हैं, द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज़ और उनके बीच में इंटरेक्शन किस तरह का है उस पर डिपेंड करेगा. So, you know, the next portion is actually ecosystem, which of course I can see and you will also understand. अगर आपने थोड़ा भी इस टर्म को पहले सुना होगा तो ये बहुत बड़ा डिस्कशन है. ठीक है, काफ़ी कुछ है इकोसिस्टम में कवर करने के लिए, बहुत लंबा है. एंड देन यू हैव बायोम एंड देन यू हैव बायोस्फेयर. तो वो तीन चीज़ हम जब कर लेंगे तो ये वाला फर्स्ट जो आपका चैप्टर होगा वो ख़त्म हो जाएगा. तो आई थिंक बहुत लंबा ना जाए बिकॉज यू नो आई विल हैव प्रॉब्लम इन अपलोडिंग ऑल्सो. तो इसको और टाइम कंस्ट्रेंट्स भी हो जाएगा, आपके लिए भी शायद मोनोटोनस हो. तो हम इकोसिस्टम वाले पोर्शन से अगले उसमें ख़त्म करेंगे. अभी मैंने देखने को इस किताब के सिर्फ 2.5 पन्ने ही ख़त्म करे हैं, बट आई गेस आई हैव गिवन यू वेरी मच इन्फॉर्मेशन एंड एवरी सिंगल लाइन ऑफ द बुक इज़ covered here. So ecosystem से हम आगे proceed करेंगे guys. I hope these lessons are useful to you. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to the channel. आपकी convenience के लिए ये logo आपकी help करेगा. Just click on that and you will be able to subscribe. ठीक है? Social media platforms के details जो हैं सारे links channel के description में हैं. Please check it out from there. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी देखना मत भूलिएगा क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी प्लेलिस्ट की भी लिंक मिल जाएगी. ठीक है? सो सिया गाइस, फाइनली शंकर IAS की इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी स्टार्ट हो गई है. वेल आई वुड से क्या बोलूँ मैं, मतलब बेस्ट विशेस बोलूँ या फिर ऑल द बेस्ट बोलूँ, कुछ भी बोलूँ. तो अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए. आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि ये इस साल के प्रीलिम्स के पहले हो पाएगा या नहीं कवर, क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं एंड यू आर ऑल्सो अवेयर.
बट हाँ, जितना हो पाएगा दैट विल बी डन. सो जितना मैं कर रही हूँ वो तो आप करिए ही, अपने साथ अपना भी करते जाइए, ठीक है. डू नॉट जस्ट कम्प्लीटली ट्रस्ट, मतलब ऑन द पेस. यू कैन ट्रस्ट ऑन द कंटेंट, यू कैन ट्रस्ट ऑन द थिंग दैट ओके इट विल बी डन, बट कब तक नहीं पता. तो खैर, एनीवेज, आई विल बी मीटिंग यू इन अनदर वीडियो गाइस. सी या टिल देन, टेक केयर, गुड आफ्टरनून. मैं दोपहर में रिकॉर्ड कर रही हूँ. सो बाय बाय गाइस, टेक केयर.